वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग आ गए हैं नए वीडियो लेक्चर में। जैसा कि आपको बताया था मैंने कि पहले 11th के जो बेसिक्स हैं मैं वो आपको याद दिलाऊंगा। तो सबसे पहले आज सॉल्यूशन के अंदर आज हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस के बारे में थोड़ा बताया, सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं ये मैंने आपको बताया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इसके बारे में पढ़ने से पहले इसको मैं बहुत स्लोली लेके चलने वाला हूँ और छोटी छोटी चीज़ें मैं बताऊँगा। आप इन छोटे छोटे वीडियोज़ को पहले ठीक से देखें, समझें, उसको प्रैक्टिस करें ताकि आप न्यूमेरिकल के लिए इम्प्रूव कर पाएँ। बिकॉज एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबली इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आता है। 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव ज़रूर आएगा। ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूँ, सॉरी, न्यूमेरिकल्स आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब डिफाइन करने के लिए कि डिफाइन मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ऐसे टॉपिक्स भी आपको मिलेंगे। तो आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ और टॉपिक का नाम है हमारा कंसंट्रेशन। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहिए, देखिए आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि जल्दी से एकदम न्यूमेरिकल बना लें, ये कर लें वो कर लें। टॉपिक्स को पहले समझिए कि व्हाट इज़ कंसंट्रेशन। चीज़ें धीरे धीरे अगर सामने आएंगी, आप उसको प्रैक्टिस करते चलेंगे तभी आपको चीज़ें याद होंगी। कंसंट्रेशन क्या है सबसे पहले वो जानना है। इसके लिए मैं आपको छोटा सा टॉपिक बताता हूँ। मान लीजिए कि आपके घर पे अगर कोई गेस्ट आया और आपने उसको एक शरबत बना के दिया चीनी और पानी का, ठीक है, तो उससे बड़ा अच्छा लगा। अब वो घर गया और उसने भी घर जाके एक शरबत बनाने की कोशिश की और आपसे पूछा कि भाई तुमने कैसे बनाया था, तो तुमने बता दिया कि मैंने क्या किया था, 2 चम्मच चीनी मिलाई थी 1 गिलास पानी के अंदर, तो ऐसा मिक्सचर बना था, ऐसा सोल्यूशन बना था जो तुम्हें अच्छा लगा। अब घर पे जाके वो बंदा अगर घर पे भी वो 2 चम्मच चीनी ले ले और पानी 1 गिलास ले ले, तो ज़रूरी है क्या कि टेस्ट वैसा ही आएगा? ये तो इस बात पे डिपेंड करता है ना कि जिस स्पून से आपने चीनी मिलाई थी वो स्पून कितना बड़ा है ना। अब स्पून में जितनी चीनी आएगी उसके अकॉर्डिंग ही पानी मीठा होगा ना। तो एक्चुअली में कंसंट्रेशन को आप ऐसे नहीं मेज़र कर सकते एकदम जनरल तरीके से, नहीं कि बस 2 चम्मच चीनी ले लिया, 2 चम्मच सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और मिला दिया, हो गया। एक एक्चुअल मेजरमेंट यूनिट होता है। और एक्चुअली में कंसंट्रेशन क्या होता है मैं वो आपको बताता हूं कि कंसंट्रेशन एक्चुअली में क्या होता है, रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ, अमाउंट या क्वांटिटी आप बोल सकते हैं, सॉल्यूशन, और मैं यहाँ सॉल्वेंट भी लिख देता हूँ क्योंकि ये भी कभी कभी देखने को आपको मिलेगा। तो कंसंट्रेशन को बताने के लिए आप वो 2 चम्मच चीनी वाला फंडा नहीं लगा सकते हो। हाँ, अगर आपने ये बताया कि देखो भाई मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन टोटल बनाया था, 1 लीटर पूरा मैंने शरबत बनाया था और उस 1 लीटर में मैंने 50 ग्राम चीनी डाला था, मतलब क्या कह रहा हूँ, 50 ग्राम चीनी हमने डाला था, शुगर डाला था, किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। अगर तुम ऐसे किसी को बता रहे हो तब वो उस बंदे के पास एक मेजरमेंट यूनिट आ गया कि अगर उसे ½ लीटर का सॉल्यूशन बनाना होगा और बिल्कुल तुम्हारी ही तरह बनाना होगा, तो अब तक तुमने ये सोच लिया होगा कि शुगर कितना यूज़ करना होगा, 25 ग्राम, तो बिल्कुल उतना ही मीठा होगा जितना तुम्हारे घर में मीठा उसने पिया था। अगर उसे 2 लीटर सॉल्यूशन बनाना होगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, 100 ग्राम शुगर ऐड करना पड़ेगा, जस्ट इसका डबल, क्योंकि सॉल्यूशन भी है इसका डबल। तो ये एक मेजरमेंट करने का तरीका हुआ, ना कि 2 चम्मच मिला दिया और 3 कप पानी ले लिया, वैसा मेजरमेंट नहीं होता। तुम देख रहे हो यहाँ हम जो शुगर ले रहे हैं ये सोल्यूट है और यहाँ पर हम जो क्वांटिटी बता रहे हैं ये किसकी क्वांटिटी है, सॉल्यूशन की क्वांटिटी है। तो मैंने क्या कहा कि कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन इज अ रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब यूँ समझो कि कंसंट्रेशन जो है वो एक रेशियो है 2 चीज़ों का, जिनमें ऊपर हमेशा क्या रखना है, सॉल्यूट की क्वांटिटी रखनी है और नीचे जो है रेशियो हमेशा 2 चीज़ों के बीच में बनता है, अमाउंट ऑफ या तो सॉल्यूशन होगा या तो सॉल्वेंट होगा। अब कंसंट्रेशन में जो ये 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं इनके अपने अपने मेजरमेंट यूनिट्स होते होंगे, डेफिनेटली होते हैं। जो सोल्यूट है इसके लिए मेजरमेंट यूनिट आप कई बार देखोगे ग्राम, तो इसका बड़ा भाई किलोग्राम भी आ सकता है। आप यहाँ मोल्स देखोगे, है ना, कि मोल में हमने सोल्यूट को रिप्रेजेंट किया।
आप यहाँ पर इक्विवेलेंट देखोगे कि हमने इक्विवेलेंट में भी सॉल्यूट को रिप्रेजेंट किया। ये सब क्या है? ये सब मेजरमेंट करने वाले यूनिट है। जैसे लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर यूज़ करते हो, वैसे ही अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ग्राम में, केजी में, मोल्स में, इक्विवेलेंट में, किसी में भी मेजरमेंट किया जा सकता है। तो आएंगी चीज़ें, वो भी बहुत आराम से समझना है। और अमाउंट ऑफ सोल्यूशन और सॉल्वेंट में तुम देखोगे यहाँ पे लीटर तो मिलीलीटर आ सकता है, दोनों बड़ा छोटा भाई है। ग्राम तो किलोग्राम भी नज़र आ सकता है, बड़ा छोटा भाई है दोनों, है ना। आप यहाँ पे भी मोल्स देख सकते हो कि यहाँ पे भी मोल में आपको देखने को मिल जाएगा पूरे सॉल्यूशन का जो अमाउंट होगा या सॉल्वेंट का जो अमाउंट होगा। तो मोर ओवर अगर पूरी बातें छोटे से बात में अगर हम थोड़ा इसको सिंक्रोनाइज करें कि व्हाट इज़ कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन इज़ अ रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब ये तो हो गया कि कंसंट्रेशन होता क्या है। ये मैं आपको 11th की चीज़ें बता रहा हूँ, चैप्टर 1 में था ये सॉल्यूशन टॉपिक हमारा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ। अब कंसंट्रेशन को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? तो देखिए है बहुत सारा तरीका, आराम से एक एक दो करके सीखना है, एक एक दो करके न्यूमेरिकल्स बनाने हैं ताकि हमें टॉपिक समझ में भी आता जाए और हम उस पर प्रैक्टिस भी करते जाएं। बाकी नोट्स का PDF तो आपको मिल ही रहा है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने क्या किया है, ऐसे होता तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा इसको 2 टाइप में बांटने का। लेकिन चलिए फिर भी स्टार्ट करते हैं। अगर मैं याद दिलाना चाहूँ तो क्लास 11 में एक टॉपिक था हम लोगों का परसेंटेज बाय मास, तो उस पर भी आएंगे, परसेंटेज बाय मास पे भी आएंगे। लेकिन आज मैं टॉपिक 1 पे चलूँगा। आज मैं आपको 2 या 3 टॉपिक बताऊँगा यहाँ पे और न्यूमेरिकल्स भी 1-2 आपको दिखा दूँगा ताकि चीज़ें थोड़ी समझ में आने लगे। टाइप 1 पे मैं 2 क्लास ले लूँगा, आज पहला चलिए। तो आई होप कि आपको कंसंट्रेशन समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को अब हमें देखना है कि कितने तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसे इरेज करने वाला हूँ। चलिए, तो अब हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं कंसंट्रेशन को मेज़रमेंट करने का जो तरीका लेने वाला हूँ, और कहीं ना कहीं टाइप 1 बोल सकते हैं क्योंकि इसमें सब नीचे जो डिनोमिनेटर आएगा जो हम रेशियो बनाने वाले हैं, तो डेफिनेटली रेशियो में ऊपर एक चीज़ होगा, नीचे एक होगा। तो नीचे वाले में आपको अक्सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नज़र आने वाला है, लगभग ऐसा ही होगा टाइप 1 के अंदर। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है उसको मैं ले रहा हूँ ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। कैसे पढ़ रहे हैं? ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है और फॉर्मूला भी इसी में छुपा हुआ है। देखिए कैसा है, सॉल्यूट इन ग्राम बाय सॉल्यूशन इन लीटर। तो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन जो हमने लिखा उसका फॉर्मूला भी आप इसको पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला आपको अपने आप याद होगा, बिकॉज हमने आपको बताया ना कि कंसंट्रेशन को ऊपर आपको सॉल्यूट को लिखना है, नीचे सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट। तो अभी जो भी आपको बताऊंगा सब सॉल्यूशन रिलेटेड होगा। सॉल्यूट इन ग्राम, आप इसको कैसे समझे? मान लीजिए अभी मैंने आपको वर्ड में 2-3 एग्जांपल्स भी लिखे थे। कहीं अगर लिखा हो मान लीजिए कि 20 ग्राम पर लीटर NaOH एक्वस सॉल्यूशन, ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? 20 ग्राम पर लीटर NaOH एक्वस सॉल्यूशन अगर कहीं लिखा है तो इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब है 20 ग्राम NaOH dissolved in 1 लीटर ऑफ एक्वस, मतलब समझते हैं ना, वाटर। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन सीधा लिखते हैं यहाँ पे, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आप गलती से ये मत समझिएगा कि जो पानी है वो पूरा 1 लीटर है, ऐसा नहीं है। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन जो है ना वो कितना है? 1 लीटर है। और उसमें जो सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट कौन है? NaOH वो कितना है? 20 ग्राम। ये बात को आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पर सॉल्वेंट मतलब ये तो एक्वस लिख दिया, मतलब ठीक है कि भाई पानी में NaOH को घोला गया है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया गया। लेकिन कोई पूछेगा वाटर कितना है, तो वो अभी हम नहीं बता सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा सॉल्यूशन है वो 1 लीटर का है। वो सब भी आएगा, वो भी बताएंगे आपको, टेंशन नहीं लेना, आराम से जो बता रहे वो सीखिए। 20 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। पूरे 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 20 ग्राम NaOH है। किसी ने कहा कि ऐसा एक सोल्यूशन बनाओ, तो आप कैसे बनाएंगे? बहुत लोगों के मन में ये बात आती है, सर 1 लीटर पानी ले लेंगे। यार तो 1 लीटर पानी ले लोगे, ऊपर से 20 ग्राम NaOH डालोगे, सोल्यूशन तो ज़्यादा हो जाएगा। हमें पूरा सोल्यूशन क्या बनाना है? 1 लीटर। इसके लिए आप एक कंटेनर लें पहले, और उसमें क्या करें, थोड़ा सा पानी ले लें। मान लो आपने 200 ml पानी ले लिया, और ये मान लो मार्क है 200 का, 400 का, 600 का, 800 का, और ये मान लो 1 लीटर का मार्क है, ठीक है। और इसमें आप क्या करें, 20 ग्राम NaOH डाल दें। डाल दिया आपने। अब आप इसको अच्छे से स्टीरर से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और फिर आप इसमें पानी डालना शुरू कीजिए, और डालते डालते आप वाटर को यहाँ तक पहुँचा दीजिए। मतलब पानी को 1 लीटर के लेवल तक बाद में लाना है। पहले थोड़ा पानी लेकर उसमें NaOH डिसॉल्व करके 20 ग्राम। अब देखिए पूरा सॉल्यूशन 1 लीटर का है, और इसमें NaOH कितना है? 20 ग्राम NaOH है। तो ये कंसंट्रेशन को प्रेजेंट करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। देखिए ये एक अच्छा टॉपिक है, स्टार्ट है, इजी टॉपिक है, 11th का आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आप चीज़ों को ध्यान से समझें। और ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन क्या है, इसका मतलब क्या होता है, पूरा सॉल्यूशन अगर आपको कहा गया ऐसा बनाने को तो आप क्या करोगे, वो सब मैंने आपको बता दिया। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, और एक बार वापस इसको देखिए। जब भी कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है, जब भी मैं कहता हूँ स्क्रीनशॉट लें, तो इसका मतलब है कि आप एक बार वापस उस चीज़ को फिर से देखें, प्रैक्टिस करें, और वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी पर लिखें। सिर्फ सुनते जाने से नहीं होगा, ठीक है। एग्ज़ाम देना है तो आपको भी साथ साथ कवर अप करते चलना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि एक बार में पूरी वीडियो आप देख डालें, पता चला कि आपको कुछ भी याद नहीं रहा। तो आप इसको अपनी कॉपी पे लिखें, उसके बाद फिर अगले टॉपिक को समझें, है ना। ओके, आप इसको लिखिए। रब कर देता हूँ। अब सेकेंड टॉपिक, चलिए ग्राम पर लीटर के बाद सेकेंड टॉपिक हमारा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मोल पर लीटर कंसंट्रेशन, तो आप तो यूं ही समझ गए होंगे अभी तक कि मोल पर लीटर कंसंट्रेशन, जैसे ही मैंने कहा मोल पर लीटर कंसंट्रेशन मैंने जैसे ही कहा, पिछले फॉर्मूला से आप रिलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूट इन मोल बाय सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमारा दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, सॉल्यूट इन मोल बाय सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसका जो बड़ा ही फेमस वाला नाम है वो है मोलरिटी। क्या है? मोलरिटी। आप मोल पर लीटर 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे तो थोड़ा मोलरिटी जैसा हो जाएगा। मोल पर लीटर, मोलरिटी। कभी कभी आपको 1 मार्क्स में ना मोलरिटी को डिफाइन करने को ही पूछता है, तो हम क्या बताएंगे, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन मोल डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। बिकॉज देखो मोलरिटी क्या है, मोलरिटी इज अ वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। मोलरिटी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। जैसे ग्राम पर लीटर भी एक तरीका है, वैसे मोल पर लीटर भी एक तरीका। तो मोल पर लीटर में क्या है, सोल्यूट जो है वो मोल में होंगे और सोल्यूशन हमारा किस में, लीटर में। अब बुक में तुम देखोगे यहाँ ml लिखा हुआ है, तो यहाँ ml लिखा हुआ है तो भाई यहाँ ml लिखा है तो 1000 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, बात तो एक ही है ना। अब क्वेश्चन में अगर हमें ml देगा तो हम उसे लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, बाय डिवाइडिंग 1000 हम लीटर बना सकते हैं, है कि नहीं। तो यही मैं कह रहा हूँ, व्हाट इज मोलरिटी। अगर कोई पूछता है फॉर्मूला मत लिख देना, डिफाइन करके बताना। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन मोल डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। क्लियर है। तो ये अपना मोलरिटी हो गया।
और मोलरिटी को अगर आप इन शॉर्ट डिनोट करना चाहें तो कैसे करेंगे, m से। अब इसका मतलब भी बिल्कुल ग्राम पर लीटर के जैसा ही होगा। मान लीजिए कहीं ये लिखा हुआ है 20 m NaOH एक्वस सॉल्यूशन, ये m लिखने का मतलब ही हो गया मोल पर लीटर। तो इसका क्या मतलब है, 20 मोल्स ऑफ NaOH dissolved in 1 liter of solution। मतलब 1 लीटर पूरे सॉल्यूशन के अंदर 20 मोल्स प्रेजेंट है किसका, NaOH का। पिछली बार क्या प्रेजेंट था, 20 ग्राम, इस बार क्या प्रेजेंट है, 20 मोल्स। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, उसमें था ग्राम, इसमें है मोल्स, बाकी डिनोमिनेटर सेम है दोनों का। अच्छा, अगर बहुत लोगों को मान लीजिए ये नहीं याद आता हो कि हाउ टू कन्वर्ट ग्राम इनटू मोल्स, ये भी 11th का सेक्शन है, याद दिला देता हूँ। ग्राम इनटू मोल्स, किसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम को मोल में। तो मोल्स इक्वल टू होता है वेट ऑफ द सब्सटेंस जो ग्राम में होगा डिवाइडेड बाय मोलर मास जो किस में होता है, ग्राम पर मोल में। तो आप सोचो कि जब ये ग्राम और ग्राम मान लो कैंसिल होगा, पर मोल ऊपर जाएगा तो आंसर में क्या बचेगा, मोल्स। तो अगर किसी भी चीज़ का मास दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, तो हम उसे मोल्स बनाने के लिए उसी के मोलर मास से डिवाइड करेंगे। और आप, आई होप कि आपको मोलर मास निकालना आता होगा। मोलर मास आपको याद होगा कि मोलर मास एटॉमिक मास ही होता है, मोलर मास मॉलिक्यूलर मास ही होता है। बस डिफरेंस किस बात का होता है, यूनिट का। न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का सेम होता है, न्यूमेरिकली क्या होता है, ये सेम होता है, बस किस बात का डिफरेंस होता है, यूनिट का। मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल और एटॉमिक मास का यू स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास, है ना। तो डिफरेंस सिर्फ किस बात का होता है, यूनिट का। बाकी मोलर मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास वैल्यू क्या होती है, सेम। जैसे मैं बात करूं वाटर की, वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18U, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं इसलिए 2 हो गया, 2 + 16 कितना हो गया, 18U। और यहीं अगर इसका मोलर मास पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे, 18 ग्राम पर मोल। डिफरेंस आप देख रहे हैं, डिफरेंस है कि ये वाला है हमारा कौन सा मास, मॉलिक्यूलर मास, और ये कौन है, ये है हमारा मोलर मास। तो यूनिट का डिफरेंस है, बस वैल्यू का कोई डिफरेंस नहीं। जिस तरीके से आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हो एक एक एटम का मास जोड़ करके, वैसे ही आप मोलर मास भी निकालोगे, बस डिफरेंस किस बात का होगा, यूनिट का। तो आई होप कि आपको मोल पर लीटर दूसरा वाला भी समझ में आ गया होगा। ये हमारा सेकंड टॉपिक है, सेकंड तरीका है क्या करने का, एक्सप्रेस करने का, किसको, कंसंट्रेशन को। एक और आपको आज बता देता हूँ, आई होप कि आपको थोड़ा मोड़ा तो नॉलेज होगा इक्विवेलेंट के बारे में। सोच रहा हूँ वो बताऊँ या फिर ना बताऊँ, चलो ठीक है वो भी बता ही देता हूँ, उसको भी देख लेते हैं। इसको लिखिए पहले, हो गया ये। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया है ना कि आप हर एक टॉपिक के बाद उसको एक बार फिर से देखो, लिख के प्रैक्टिस करो यार, ऐसे नहीं होता। थोड़ा इंक डाल लिया जाए। चलिए हम लोग आज आ गए, फिर से आगे बढ़ते हैं। एक और टॉपिक है उसको भी इसमें बताने की कोशिश करते हैं। जो तीसरा पॉइंट हम लेके आ रहे हैं, तीसरा पॉइंट है हमारा इक्विवेलेंट पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन।
देखो याद करना भी आसान होगा, मैं 3 आपको बता रहा हूँ, ये तीनों पहले आपको अच्छे से करना है। इक्विवेलेंट पर लीटर जैसे ही मैंने लिखा आप फॉर्मूला समझ गए होगे, सॉल्यूट इन इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन इन लीटर। देखो बिल्कुल सिमिलर है ना, ये भी एक टाइप है, ये भी एक तरीका है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। इसको क्या कहा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है, नॉर्मैलिटी। क्या कहते हैं, नॉर्मैलिटी, मतलब फेमस नाम इसका नॉर्मैलिटी है। और डिनोट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, कैपिटल एन। उसमें हमने किया था कैपिटल एम, इसमें हम कर रहे हैं कैपिटल एन, ब्लॉक लीटर में एन। तो ये भी एक तरीका है, आपसे नॉर्मैलिटी को भी डिफाइन करने को कहा जाता है। इस बार हमने सॉल्यूट को ना तो ग्राम में लिया ना तो मोल्स में लिया, ये एक तीसरा मेजरिंग स्केल है, इक्विवेलेंट, सॉल्यूट इन इक्विवेलेंट, वो हमें लेना पड़ेगा सॉल्यूट को इक्विवेलेंट में, और सॉल्यूशन को किस में लेना पड़ेगा, लीटर में लेना पड़ेगा। इसका मतलब भी तुम लोग समझ ही लो, जैसे कहीं पे लिखा है 20 NaOH एक्वस सॉल्यूशन। आई होप बहुत सारे लोग तो समझ भी गए होंगे इसका मतलब। N लिखा मतलब इक्विवेलेंट पर लीटर, तो 20 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा इसका सेंस कि N का क्या मतलब है। मतलब 20 इक्विवेलेंट NaOH, 20 ग्राम नहीं है, 20 मोल नहीं है, ये 20 इक्विवेलेंट है, ये एक अलग मेजरिंग यूनिट है। सोच रहा हूँ कि इसके बारे में थोड़ा तुम लोगों को बता दूँ, ऐसे तो पहले भी बताया है क्लास में। चलो रिवीजन करा देते हैं, एक छोटा सा लेते हैं। देखो कोशिश करते हैं कि इक्विवेलेंट का मतलब थोड़ा समझ में आ जाए। मोलर मास पे हमने डिस्कशन तो किया ही था कि अगर हमारा क्वेश्चन में था सॉल्यूट इन मोल, और अगर मास दिया है, वेट दिया है, तो हाउ टू कन्वर्ट मास इनटू मोल्स। किसी भी सब्सटेंस के मास को मोल्स बनाने के लिए उसी के मोलर मास से उसको डिवाइड कर देना है, ये मैंने पहले आपको बता दिया। अब मान लो कि यहाँ इक्विवेलेंट नहीं दिया, यहाँ भी मास दिया है, तो क्या करेंगे, सॉल्यूट इन इक्विवेलेंट कैसे बनाया जाता है। तो वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब लो, अगर आपको सॉल्यूट को इक्विवेलेंट में एक्सप्रेस करना है और आपको मास दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, तो हमें उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट से उसे डिवाइड करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप बात को, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ अब एक क्वेश्चन आ गया हमारे सामने कि हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट। पिछली बार मैंने आपको बताया हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास, जो कि बड़ा ही कॉमन है, काफ़ी बार लोग सुन चुके हैं। इक्विवेलेंट वेट जब तक हमें मालूम नहीं होगा तब तक हम किससे डिवाइड करेंगे वेट ऑफ सब्सटेंस को। मतलब कि अगर सॉल्यूशन की नॉर्मैलिटी आपको मालूम करनी है, अगर सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को नॉर्मैलिटी में एक्सप्रेस करना है, वी मस्ट हैव द सॉल्यूट इन इक्विवेलेंट। And how we can find the solute in equivalent? For calculating the solute in equivalent, we have to divide the mass of the substance by its equivalent weight. Now the question is how to calculate the equivalent weight of the substance. Now we are going to study about this, how to calculate equivalent weight. चलिए देखते हैं equivalent weight कैसे निकाला जाता है। ऐसे ये टॉपिक 11th के हैं, रिवीजन करा रहा हूँ आपको। आई होप कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और आप पढ़ लेंगे अच्छे से। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या फंडा है भाई, चलो देखा जाए। सबसे पहले मान लो कि ये देखो अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिजल्ट्स होते हैं। एसिड के केस में क्या होता है, सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या लिखा हमने, एक्स फैक्टर। किसी भी कंपाउंड के, किसी भी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट को अगर निकालना है तो हमें उसका सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास। मोलर मास को डिवाइड करना पड़ेगा एक्स फैक्टर से। अब ये एक्स फैक्टर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हर चीज़ में ये बदलता है।
एसिड के लिए अलग, बेस के लिए अलग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहीं पर हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो उसके लिए अलग। तो मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देके अभी समझा दूंगा, चीज़ें समझ में आएंगी आई होप। एसिड के केस में एक्स फैक्टर क्या होगा, आपको मालूम होगा कि जैसे मान लीजिए HCl है और इस HCl का हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl के लिए मोलर मास ऑफ HCl को डिवाइड करना पड़ेगा एक्स फैक्टर से। अब एक्स फैक्टर क्या होता है, एसिड के केस में जब हम एक एसिड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो कितने H+ रिलीज़ होते हैं, कितने H+ रिलीज़ होते हैं, उसी को हम कहते हैं एक्स फैक्टर, मतलब बेसिसिटी जिसको कहा जाता है। तो कितने H+ रिलीज़ हो रहे हैं, 1। HCl में कितना H+ रिलीज़ होगा, 1। तो हम मोलर मास ऑफ HCl को किससे डिवाइड करेंगे, 1 से। अब मोलर मास ऑफ HCl आपको निकालने आना चाहिए, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, इट मीन्स दोनों को ऐड करोगे तो 36.5। तो यहाँ होगा 36.5/1 एंड द आंसर इज 36.5। तो हमने क्या किया, मोलर मास को किस में कन्वर्ट कर लिया, इक्विवेलेंट वेट में। किससे डिवाइड करके, 1 ही क्यों लगाया, बिकॉज जब एसिड को वाटर में HCl को डिसॉल्व करोगे तो कितने H+ रिलीज होंगे, 1, इसलिए हमने 1 से डिवाइड किया। अगर इसी की जगह पर H2SO4 होता, सबको मालूम है ट्वाइस ऑफ H+ रिलीज होता है, और सल्फेट आयन। तो अगर आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 निकालना होता तो मोलर मास ऑफ H2SO4 में डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 2 से, क्योंकि 2 बार H+ रिलीज हो रहा है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब आप ये 1 होता है 32 एंड ऑक्सीजन का 16 वगैरह वगैरह जो भी आप कैलकुलेट करो, यहाँ वैल्यू डालो, किससे डिवाइड कर दो, 2 से। क्यों 2 से, क्योंकि एसिड में, इस एसिड से 2 H+ रिलीज हो रहे हैं। ठीक ऐसे ही बेस के साथ भी होता है, मगर बेस में क्या देखना है आपको, नंबर ऑफ OH- आयंस। क्या देखना है, नंबर ऑफ OH- आयंस। तो OH- आयंस भी आप जानते हो ना कैसे पता चलता है। जैसे मान लो, चलो यहीं पे एक और एग्जांपल लेके आपको बता देते हैं, OH- वाला। ये हो गया, ले लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, क्योंकि अभी रब करूँगा मैं इसको, ठीक है। इसको हटा दूं, सब लोग समझ गए होंगे नॉर्मलिटी, N का मतलब, ठीक है। बात हमारी चल रही है किस पे, हाउ टू कन्वर्ट वेट ऑफ सब्सटेंस इनटू इक्विवेलेंट, मतलब ग्राम से इक्विवेलेंट कैसे बनाएं। एक तो मैंने आपको बता दिया एसिड केस में, बेस मान लो आपने लिखा NaOH, सबको मालूम है Na+OH-, जो एसिडिटी होती है इसकी 1 होती है। तो जब आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकालोगे किसका भाई, NaOH का, मोलर मास ऑफ NaOH को डिवाइड किससे करोगे, 1 से। 1 इज द एक्स फैक्टर, बिकॉज कितने OH- आयंस रिलीज हो रहे हैं, 1। तो आप इसका जानो 40 होता है बाय 1, तो 40 आ रहा है इसका हमारे पास, क्या आ रहा है, इक्विवेलेंट वेट 40 ग्राम पर इक्विवेलेंट, ये हमारे पास आ रहा है इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट आ रहा है 40 ग्राम पर, जैसे होता है ना 40 ग्राम पर मोल, वैसे आ रहा 40 ग्राम पर इक्विवेलेंट, मतलब एक इक्विवेलेंट NaOH का मतलब 40 ग्राम NaOH ही होता है, ठीक है। अगर मान लो कि आपको कोई और ले लो, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको पता है कैल्शियम आयन +2 चार्ज, 2 हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होंगे, 2 रिलीज हो रहे हैं। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर निकालने के लिए जाओगे तो मोलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किससे डिवाइड करोगे भाई, 2 से। अगर आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता तब आप किससे डिवाइड करते, 3 से डिवाइड करते, मतलब एक्स फैक्टर आपका 3 हुआ, क्योंकि यहाँ 3 बार हाइड्रोक्साइड आयन्स रिलीज होंगे। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने OH- आयन रिलीज हो रहे हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, हाउ टू कन्वर्ट वेट इनटू इक्विवेलेंट वेट, सॉरी इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट बनाना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट से। एंड इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। अब एक्स फैक्टर आप समझ गए। एक और इस तरीके से ही है, वो भी आपको एक लाइन बता देते हैं, कुछ खास ज़्यादा यूज़ नहीं, लेकिन फिर भी कहीं मिले तो एकदम समझ जाना, मिलेगा चैप्टर 3 में। मान लो कि, अरे यार मैंने रब कर दिया, खैर कोई बात नहीं, पॉज करके लिख लेना यार,
अभी जो अगला मेरा एक पॉइंट है, मान लो कि अगर कहीं ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता हो, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता हो, तब हमारा एक्स फैक्टर कौन होगा। जैसे मान लो K2Cr2O7 और भाई इसका रिएक्शन हुआ है और ये मान लो Cr+3 में कन्वर्ट हो गया। सबको मालूम होगा कि सबसे पहले तो जिसका ऑक्सीडेशन या जिसका रिडक्शन हुआ उसको बैलेंस करना चाहिए, तो हमने यहाँ 2 लगा दिया क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम 2 बार है, यहाँ भी 2 बार हो गया। इस क्रोमियम पे देखोगे तो क्या हुआ है, +6 का चार्ज है। तो जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकलता है वो तो एक एटम का निकलता है, एक क्रोमियम का, यहाँ तो 2 क्रोमियम है, तो पूरे मॉलिक्यूल में आपको चार्ज का डिफरेंस देखना है। 2 क्रोमियम पर यहाँ पर +12 का चार्ज है और यहाँ 2 क्रोमियम को मिला दिया जाए तो +6 का चार्ज हो रहा है। तो डिफरेंस कितने का हो रहा है, 6 का। अब ये मत पूछना कि ये कैसे निकाला जाता, वो सब इतना भी 11th नहीं जा सकते कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को बताया जाए। अरे यार +1 -2 x लेके बनाना है। तो हम जब इसका बनाएंगे K2Cr2O7 का, तो हम क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ K2Cr2O7 और डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर में हमारा क्या आने वाला है, 6। क्यों 6? क्योंकि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 6 है। समझ पा रहे? इस तरीके से आप KMnO4 में भी देख सकते हो। मान लो यहाँ से Mn+2 में कन्वर्ट हो गया, तो आप देखो कि यहाँ इसका कितना है, प्लस का 7 है, होता है शायद, या कैलकुलेट भी कर लेना, प्लस का 7 ही आएगा। +7 से अगर +2 आ रहा है तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या निकालने के लिए, इक्विवेलेंट वेट अगर आपको निकालना हो KMnO4 का, तो मोलर मास ऑफ KMnO4 में किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से, क्योंकि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7 से +2 मतलब 5। और भी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन वगैरह भी कितना यूज़ हुआ है वो भी होता है, तो जब समय आएगा तो वो भी आपको बता देंगे। फ़िलहाल तो इतना आप याद रखो कैसे क्या करना है, नहीं करना है। जब इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझोगे तभी न्यूमेरिकल बन पाएगा। तो आई होप कि आप पहले ध्यान से इन सारी चीज़ों को पढ़ोगे, क्योंकि अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो हमने आज पढ़ा उसी पे हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे और सीखेंगे कि कैसे इन चीज़ों का यूटिलाइज़ होता है। आज मैंने आपको बेसिक बताया है, अगर साथ साथ अभी न्यूमेरिकल बता दूंगा तो हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम हो, आप इसको पहले अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैंने कहा ना कि इसको स्टेप वाइज पढ़ेंगे, तो आज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है बेसिक्स कि मोल पर लीटर क्या होता है। देखो बहुत ज़्यादा इतना सारा चीज़ नहीं याद रखना है, लेकिन जो मेन है, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन क्या होता है, उसका मतलब क्या है। उसके बाद आपको बताया मोल पर लीटर, मोलारिटी बोलते हैं, एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम, स्मॉल एम गलती से मत लगाना। सॉल्यूट किस में होगा, मोल्स में होगा। मोल्स कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बताया, और नॉर्मेलिटी में आके तो मैंने तो पूरा ही डिस्कशन कर दिया। अगले वीडियो लेक्चर में इसी टॉपिक के न्यूमेरिकल्स के साथ हम लोग मिलने वाले हैं। तो आई होप उससे पहले आप लोग ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ के रखोगे, ताकि जब मैं न्यूमेरिकल बताऊं तो मुझे फिर दोबारा ये ना कहना पड़े कि देखो ये मोलारिटी होता है, वो नॉर्मेलिटी होता है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहो और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। एक बार लिख के भी प्रैक्टिस करो कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। और बार बार मैं बता रहा हूँ, देखो यार, मेमोराइज़ करने की कोशिश करो, चीज़ों को याद करके सोचने की कोशिश करो कि ऐसा होता है, इसमें ये होता है, वो होता है। तब क्या होगा, जब अगला वीडियो आएगा आपके पास न्यूमेरिकल का ना, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल्स बनाएंगे एकदम बेसिक, तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग। थैंक यू।